नमस्कार देशवासियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इंडस टुडे पे। इंडस टुडे की टीम मध्य प्रदेश से आ चुकी है दिलवालों की दिल्ली में। और आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जहां भी साहित्य और संस्कृति की बात होती है, हमारी चैनल, हमारा ये मंच वहां ज़रूर पहुंचता है। इसी कड़ी में एक बार फिर से हम मध्य प्रदेश से आज दिलवालों की दिल्ली में आ चुके हैं और यहाँ आज पूरे दिवस ही एक साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया मातृ दिवस के उपलक्ष्य में। आइए आयोजकों से बात करते हैं और यहाँ के अतिथि से बात करेंगे और उन कवियों से बात करने का प्रयास करेंगे कि उनका इस पूरे कार्यक्रम के पीछे का उद्देश्य क्या था। और ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से जब देश की युवा पीढ़ी, देश की वृद्ध पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी जब लोगों से जुड़ती है, लोगों से मुखातिब होती है, तो क्या कुछ निकल कर आता है, इन सभी से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय के पास। तो सबसे पहले तो आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई कि आप आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। सर, कैसा लगा आपको इस कार्यक्रम में आकर? अद्भुत था, विचार ही अद्भुत है। ये नर्मदा आह्वान सेवा समिति द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम, जैसा कि कैप्टन साहब ने बताया, और स्थानों पर भी करते हैं। और बड़े आश्चर्य की बात यह है कि वो स्वयं कवि ना होते हुए भी और इतने अच्छे साहित्यिक कार्यक्रम करते हैं। अनुराधा जी की तो मेहनत का जवाब ही नहीं, इनका जो श्रम है और संयोजन हमेशा लाजवाब होता है। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला, मेरा मानना है कि इस समय जिस प्रकार की समाज में विद्रूपताएं हैं, जिस प्रकार की उलझनें हैं, जिस प्रकार का चरित्र हनन हो रहा है, ऐसे समय में ऐसे शुद्ध साहित्य की बहुत आवश्यकता है। हम कई जगह मंचों पर भी देखते हैं कि एक तरह से कुछ जगहों पर अश्लीलता भी होती है, पूर्णता भी होती है। और ऐसे समय में इस प्रकार के शुद्ध साहित्यिक स्तरीय जो कार्यक्रम आयोजन करना, ये सचमुच साहित्य की, समाज की एक बहुत बड़ी सेवा है। हमारे इस प्रकार के आयोजन से समाज में दूसरे प्रकार के संदेश भी जाते हैं कि मानवता क्या होती है, मानव का धर्म क्या होता है। इस प्रकार की बहुत सी बातें हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए, जब अगर ये रिकॉर्ड करके आप जिस प्रकार से रख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा उनका मार्गदर्शन करेंगी, इसमें कोई कहीं संदेह नहीं है। और मैं कैप्टन करैया साहब को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ इस प्रकार के आयोजन के लिए। और अनुराधा पांडे जी को तो क्या बोलेंगे, बेटी समान है, लेकिन गजब है, अद्भुत अद्भुत इनकी श्रम परिश्रम और इनकी जो साधना है, इनके साहित्य भी देखिए जो रचते हैं, बहुत विलक्षण होता है इनका। सर, आप एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं, कवि भी हैं। आपने अपने सामने कई पीढ़ियों को, युवा कवियों को देखा होगा, उनके करियर बनते देखा होगा। सर, आपके समय की और हालांकि अभी की बात करते हैं, इन दोनों सर पीढ़ियों में क्या अंतर देखने को मिल रहा है साहित्य में? अंतर तो निश्चित रूप से है। इस समय ख़ास तौर पे देख रहे हैं कि गज़लों का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। ये बात अलग है कि नई पीढ़ी सचमुच में बहुत अद्भुत लिख रही है, लेकिन जो हमारे पारंपरिक छंद हैं जो भारत के, वो कहीं ना कहीं विलीन होते चले जा रहे हैं। इस वक्त आवश्यकता है कि जो हमारे पारंपरिक छंद हैं उनमें सृजन अवश्य रूप से किया जाए। और हिंदी इतना समृद्ध छंद व्याकरण है, तकरीबन 750 छंदों की व्याख्या की पुस्तक तो मेरे पास है। किसी ने बताया 1450 छंद है। विलक्षण हिंदी की शक्ति तो इसमें कोई कहीं संदेह नहीं है। निश्चित रूप से जो रास्ता लिया हुआ है अनुराधा जी ने और कैप्टन साहब ने, वो सचमुच में सम्मान के योग्य है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आज की युवा पीढ़ी में वो बदलाव देखने को मिल रहा है। आइए हम इस कार्यक्रम की संयोजिका से बात करने का प्रयास करते हैं। तो हम सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपका ये कार्यक्रम, जिसकी सोच कहीं ना कहीं आपने महीनों पहले से तैयारी की होगी, वो पूर्णतः सफल हो चुका है। इसके क्या लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है इसके बाद? बहुत खुशी हुई। और करैया सर का साथ था, जो कि असाहित्यिक आदमी है, जिनको साहित्य से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी वो हर महीने बहुत सारे कवियों को, बहुत सारे नए जो युवा, जो नवांकुर हैं, युवा कलमकार हैं, उनको लेकर के कवि सम्मेलन करवाते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उनके कार्यक्रम में मुझे कई बार जाने का मौका मिला, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मुझे लगा एक बार दिल्ली में भी उनका कार्यक्रम करना चाहिए, तो इसलिए मैंने उनके साथ कार्यक्रम किया। आपका फाउंडेशन हो गया या फिर हम नर्मदा आह्वान समिति का देखते हैं, तो आप लोग क्या किसी विशेष दिवस पे ऐसे कार्यक्रम का आयोजन कराते हैं, या फिर ये वर्ष भर किसी न किसी गतिविधि के माध्यम से, किसी न किसी आप अपने हिसाब से कोई विशेष दिन का चयन करके और इस कार्यक्रम कराते हैं? नहीं, मेरी मासिक गोष्ठी करती हूँ मैं। हर महीने में करीब 25 कवियों को मैं बुलाती हूँ, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत सारे छात्र हैं, जो नए छात्र हैं, जिनको मंच नहीं मिल पाता, जो मंच तक नहीं जा सकते, तो मैं उनको अपने कार्यक्रम में बुलाती हूँ। और जहाँ तक प्रयास रहता है कि जो छंदों में लिखते हैं, जो साहित्य को लेकर के चलते, मैं उनको बुलाती हूँ।
मैम आजकल देखिए बड़े मंचों पे कहीं भी देख रहे हैं हम, बड़े साहित्यकारोों को उनको आसानी से मंच मिल जाता है, लेकिन युवा कवियों को काफ़ी आप समय में देख रहे हैं कि उनको स्ट्रगल करना पड़ा। और कहा भी जा रहा है कि छोटे जो कवि धीरे धीरे आ रहे हैं, बढ़ के चढ़ के आ रहे हैं, उनके अंदर प्रतिभा तो है लेकिन उनको मंच नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए आपका ये फाउंडेशन क्या कुछ कर रहा है? निश्चित तौर पे ये फाउंडेशन उनके लिए एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है कि वो मतलब कुछ लिखें और सुना सकें, ताकि वो आने वाले समय में मंच पर जा सकें, मंच पर खड़े हो सकें। और मेरा यही उद्देश्य है कि जो नए बच्चे आ रहे हैं वो काफ़ी आगे तक जाएं। ये थी हमारे साथ मैम और इनसे बात करने का हमने प्रयास किया और काफ़ी कुछ जाना। आइए हम देखते हैं नर्मदा आवाहन सेवा समिति जो वर्ष भर पूरे देश में अलग अलग जगहों पर ऐसे कार्यक्रम करवाती है, और ऐसे हमारे साथ एक शख्सियत से आपसे रूबरू करवाने वाले हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही साहित्य को अर्पण कर दिया। आपने सुना होगा कि वो खुद साहित्यकार नहीं है, परंतु फिर भी उन्हें अपना पूरा जीवन साहित्य को अर्पण कर दिया, और तमाम कवियों के लिए, तमाम साहित्यकारों के लिए आज कहीं ना कहीं वो एक काफ़ी उम्दा किस्म के व्यक्ति बन चुके हैं और उनके सम्मान बढ़ रहा है। ये इनसे भी बात करते हैं। सर, तो आपको ही पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। मैं चूँकि मैं खुद भी युवा हूँ, एक कवि भी हूँ, तो अपने युवा कवियों के साथ साथ उनकी तरफ से आपको एक आभार भी प्रकट करना चाहूँगा कि आपने हम युवा कवियों के लिए, हम उन साहित्यकारों के लिए एक मंच प्रदान किया जिन्हें कहीं ना कहीं मंच नहीं मिल रहा है। सर, कैसा लग रहा है इस चीज़ पे आपको? नहीं, मुझे बहुत प्रसन्नता की बात है। जैसा आदरणीय अनुराधा जी ने बताया, साहित्यकार मैं बिल्कुल नहीं हूँ, ना कवि हूँ। साहित्य की ABCD अनार आम कुछ नहीं जानता, पर भगवान माँ नर्मदा की कैसी प्रेरणा मुझे मिली। 15 साल से मैं साहित्य की सेवा में संलग्न हूँ, और स्वामी विवेकानंद जयंती पर प्रतिवर्ष देश के युवा कवियों का हम कवि समागम, कवि सम्मेलन, उनका सम्मान समारोह प्रतिवर्ष करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देश की कवित्रियों का कवि समागम, कवित्री सम्मेलन, सम्मान समारोह प्रतिवर्ष देश के किसी भी शहर में अनवरत जारी है। और ख़ास तौर से हम नवोदितों के लिए विशेष काम कर रहे हैं। काप की प्रतिभाएं जो घर पे दम तोड़ रही हैं, मंच नहीं है, अवसर नहीं है, ऐसे लोगों को ढूंढ के हमने मंच प्रदान किए हैं। जो स्थापित कवि हैं हमारे ग्रुप के, उनको शिखर तक पहुंचाने के लिए हम प्रयासरत हैं। और आज मुझे बड़े गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि आज कम से कम 150-200 कवि कवित्री आज सक्षम होकर अपना परचम फहरा रही हैं। उनको मंच मिलने लगे हैं कवि सम्मेलनों में, और विशेष अवसरों पे हम भी, हमारे कई शुभचिंतक हैं, समिति के वरिष्ठ पदाधिकारी, मार्गदर्शक हैं, उनके जन्मदिन पे भी हम हमारी टीम के कवियों को ले जाके कवि सम्मेलन करा के उनका हौसला अफजाई करने में अग्रसर हैं, प्रयासरत हैं। सर, सबने नर्मदा आवाहन सेवा समिति का नाम सुना, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा आखिर ये समिति का गठन का उद्देश्य क्या था और ये हुआ कब था? मैं आपको बताऊँ, मैंने प्रारंभ का अपने स्वागत भाषण में भी कहा कि नर्मदा आवाहन सेवा समिति शुरू प्रारंभ से अपने शैशव काल से ही समाज को कुछ न कुछ देने की दिशा में संलग्न है। हमने महापुरुषों की जयंती पर रक्तदान, अस्पतालों में फल वितरण, रक्तदान किया, वृक्षारोपण का कार्यक्रम किए, निःशुल्क ग्रामीण क्षेत्रों में जाके निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाए। कम से कम 15-15, 20-20 डॉक्टरों की टीम को ले जाके हम परीक्षण करके उनको निःशुल्क दवाइयाँ वितरण का कार्यक्रम हमने लगातार बहुत किया। और उसके बाद फिर एकदम प्रेरणा हुई कि यार साहित्य के क्षेत्र में कोई कमी दिखी हमें, तो हमने इस क्षेत्र में बीड़ा उठाया। तो अब हमने पुराने कार्यक्रम सब बंद करके सिर्फ एक साहित्य के क्षेत्र में ही हम लगातार काम कर रहे हैं। सर, नर्मदा आवाहन समिति का जो नाम जुड़ा हुआ है नर्मदापुरम से, हम मध्य प्रदेश में ज़्यादा देखते हैं, तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ समिति सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में ही कार्य कर रही है या फिर देश के अलग अलग हिस्सों में उस तरीके से ही सक्रिय रूप से कार्य कर रही है जैसे मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश के लगभग हर जिले में मुख्यालयों पे हमने कार्यक्रम कर चुके हैं। इसके साथ अयोध्या में हमने काव्य महोत्सव मना चुके हैं राम जानकी विवाह जयंती के उपलक्ष्य में। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि वृंदावन में कार्यक्रम हो चुका है। दिल्ली में जो दूसरे कार्यक्रम करने का सौभाग्य आदरणीय अनुराधा जी ने दिया। इसके पहले पूर्व 5 साल पहले एक बार दिल्ली में वो कर चुके हैं। महाराष्ट्र में पूना में हम कर चुके हैं। आगामी जून में 22-23 में हम बनारस में काशी विश्वनाथ भगवान के प्रांगण में एक बहुत बड़ा काव्य महोत्सव मनाने जा रहे हैं।
बिल्कुल। और आगामी दिनों में जैसे कि आपने सुना है कि 22 और 23 जून को काशी में ही एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। सर जब इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, कवियों के रहने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था और ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन, इसमें बहुत बड़ी राशि भी लगती है, इसमें कोई बात दो राय नहीं है। इन सर राशियों का आप क्या कवियों से लेते हैं या फिर कुछ और है? देश की एकमात्र संस्था है नर्मदा आह्वान सेवा समिति, जो निःशुल्क कवि समागम करती है। और मतलब ये हमें भी नहीं मालूम था, हमको देश के वरिष्ठ कवियों, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कवियों ने बताया कि कवि समागम इससे पहले कोई नहीं जानता था। ये कवि समागम की देन नर्मदा आह्वान सेवा समिति है। आदरणीय ओमपाल दादा ने पचमढ़ी महोत्सव में ये बात कही है। सबका कवियों को संबोधन में बोला, कह लगे देश के तुम 80 कवि जहाँ बैठे हो, ये बताओ कि आज से 5 साल पहले कवि समागम शब्द सुना है आपने? सबने एक स्वर में बोला था कि नहीं दादा, कभी नहीं सुना। कह लगे ये करैया जी की देन है, नर्मदा आह्वान समिति की देन है, जो आपको देश के विभिन्न अंचलों से जहाँ एक एक मोतियों को एकत्र करके यहाँ बुलाया, रुकाया, सम्मान किया। कह लगे कवि समाज ऋणी रहेगा नर्मदा आह्वान का, कैप्टन करैया का। ये ओमपाल दादा के शब्द हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल इसमें कोई दोहराया नहीं है कि पूरा का पूरा कवि समाज ही इसका ऋणी है। और नर्मदा आह्वान समिति जो ये कार्य कर रही है देश के युवा कवियों के लिए या फिर उन नवोदय कवित्रियों के लिए, वो आज पूरा आभारी है। आइए हम यहाँ किसी कवि समागम में हमारे साथ एक कवि हैं जो जुड़े हुए हैं और उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दी। आइए इनसे भी बात करते हैं। सर, इस कार्यक्रम में जुड़ने के बाद आपको कैसा लग रहा है? मैं करीब 1 साल हो गए, पिछले वर्ष जुड़ा था और तब से कई कार्यक्रमों में आना हुआ। यहाँ पर एक विशेष प्रकार के सुधी श्रोता कह लो या जिनको बुलाया, आमंत्रित किया जाता है। माँ की कृपा ही कुछ ऐसी है कि इतनी अच्छी महफिल सजती है, इतना अच्छा वातावरण होता है कि क्या कहा जाए। जितना भी तारीफ़ करो कम है, मेरे पास शब्द नहीं है। और इतनी तन मन धन से इस कार्यक्रम का आयोजन करती हैं आदरणीय अनुराधा जी, जो प्रशंसनीय है। और समाज को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, जो जिस लायक है, जिस भगवान ने अगर दे रखा है तो करना चाहिए, और वो कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप देखते हैं एक तरफ कवि समागम का आयोजन किया जा रहा है, हम देख रहे हैं कि आज छोटे छोटे मंचों के माध्यम से ओपन माइक, वहाँ कहीं ना कहीं पैसे लेकर कार्यक्रम कराए जाते हैं और उस तरीके से उनको मंच नहीं दिया रहा है। वहीं दूसरी तरफ नर्मदा आह्वान समिति हो गई या फिर हमारी ये फाउंडेशन, दोनों का कोलैब करके ऐसे युवा कवियों को या फिर उन कवियों को मंच दिया जा रहा है बिल्कुल किसी राशि के। इसको सर कहाँ देखते हैं? क्या आप भी लग रहा है आपको कि साहित्य आने वाले समय में कहीं ना कहीं वो खतरे में है? यही साहित्य है, वहाँ नहीं है। साहित्य तो यही है। यहाँ आप देखो निःशुल्क पूरे व्यवस्था, सारी भोजन की, पानी की, चाय की सारी व्यवस्था है, फुल वातानुकूलित है। इससे अलावा और क्या चाहिए किसी को? उसके बाद उसको पूरे श्रद्धा से, पूरे मन से, पूरे समय तक सुना जाता है, सराहा जाता है। वो भारी आता तो हल्का होगा, लेकिन पूरे गदगद होकर यहाँ से जाता है कि एक अच्छी संस्था से मैं जुड़ा और वहाँ सुना, लोगों ने मुझे सुना, उत्साहवर्धन किया, आगे उसके लिए एक रास्ता खुल जाता है। जी बिल्कुल सही बात है कि आज हर तरफ जो है बाजारवाद चल रहा है और वहीं एक तरफ जो है इतना बड़ा कार्यक्रम करवाना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। ये हमारे साथ एक नारी शक्ति भी है, इनसे ही बात करते हैं और जानते हैं कि इस कार्यक्रम में जुड़ने के बाद इनको क्या लग रहा है। हम कैसा लग रहा है इस कार्यक्रम में जुड़ने के बाद? बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही सकारात्मक भावना से यह कार्य अनुराधा दीदी ने जो शुरुआत की, जिस भावना से वो शुरुआत की, वो भावना अंजाम तक पहुंच रही है। और एक बहुत अच्छी ऊर्जा लेकर जब हम घर जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी उपलब्धि लेकर हम इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और जिस तरीके से साहित्य को समर्पित अनन्या फाउंडेशन के माध्यम से अनुराधा दीदी कार्य करती हैं, कवियों को अवसर देती हैं, वो सीखना बोलना इस माइक से सीखते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्रेरणा मिलती है। एक तरफ आपसे मैं एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछता हूँ। अनन्या जी अपना काम कर रही हैं साहित्य के क्षेत्र में, कैप्टन करैया जी साहित्य के न होकर भी वो कार्य कर रहे हैं। आप खुद एक साहित्यकार हैं, कवित्री हैं। आप साहित्य के लिए क्या कुछ कर रही हैं जिससे कि आपको लगता है कि आने वाली पीढ़ी में साहित्य को मैं बढ़ावा दूँ? अपने हिसाब से क्या कर रही हैं आप? मैं अभी इतनी तो सक्षम नहीं हूँ कि मैं कुछ कर सकूँ, लेकिन फिर भी जो हमारा योगदान रहता है, तो कॉलेज में, विश्वविद्यालयों में हमें बुलाया जाता है तो हम धन या अपने समय को ध्यान में ना रखते हुए हम अपना समय देते हैं
और जो हमसे होता है वो हम लोगों को सिखाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, युवा कवियों को आज यही सिखाने की जरूरत है, क्योंकि आज हर तरफ जो है अश्लीलता परोसी जा रही है। आइए सर से एक बार फिर से हम सर की तरफ रुख करते हैं। सर एक सवाल होगा और मेरा आखिरी सवाल होगा, इसके बाद से अपनी कार्यक्रम खत्म करेंगे। सर एक तरफ आज देख रहे हैं युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं अश्लीलता का शिकार हो जा रही है। उनसे पूछा जाता है कि शायरी क्या है, कविता क्या है, गज़ल क्या है, तो उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग, उनको कहना है कि लोग यही सुनना पसंद कर रहे हैं। वहीं आपकी एक तरफ पीढ़ी है, हम दोनों को अंतर देखते हैं, और आपकी पीढ़ी को भी सुनने में उतना ही मज़ा आता है, बल्कि मैं कहूँगा उससे ज़्यादा मज़ा आता है। इस चीज़ को सर आप क्या देखते हैं और क्या लगता है कि ये परिवर्तन क्यों हुआ? नहीं, जहाँ तक आप उसकी बात कर रहे हैं कि हल्केपन की तरफ जा रहे हैं, ये कहीं ऊंचाई चढ़ना मुश्किल होता है, वहाँ से गिरना बहुत आसान होता है, नीचे उतरना, गड्ढे में जाना, सीढ़ियाँ उतरना। तो ये एक बहाने वाली बात है कि लोग यही सुनना पसंद करते हैं। अब आपने यहाँ देखा कि 11 बजे से लेके और शाम के 6:30 बजे तक लोग बैठे रहे, तो ये कैसे कह सकते हैं कि वो जो फूहड़ता और अश्लीलता है वही सुनना लोग पसंद करते हैं। तो और बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में इतने अच्छे अच्छे गीतिकार हैं जिनके कई नाम में गिना सकता हूँ, उनके में पिन ड्रॉप साइलेंस होती है। मैंने सिर्फ यहाँ नहीं, विदेशों में भी देखा है कि जो हास्य कवि साथ में होते हैं उनको लोग इतनी गंभीरता से नहीं सुनते हैं। जो हमारे गीतकार वहाँ जाते हैं विदेशों में भी, उनको जितनी गंभीरता से सुनते हैं, तो ये तो कहना बिल्कुल गलत है। अब किसी भी गलत काम की तरफ आदमी आसानी से चला जाता है, लेकिन उसका परिणाम तो ख़राब होता है। हमारे सामाजिक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी जो गलत चीज़ें हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, कोई भी हैं, वो पथभ्रष्ट होते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। तो ये कहना गलत है कि लोग वही सुनना पसंद करते हैं, इसलिए हम वो करते हैं। ये फिल्मों में भी आपने देखा होगा, इतनी अच्छी सामाजिक फिल्में, साहित्यिक फिल्में आती हैं, मुग़ल आज़म जैसी आई, या दूसरी सामाजिक फिल्में भी आई, कितना चलती हैं। ये बाकी दूसरी जो 4 डिग्री और 3rd डिग्री शुरू में आई, धूम मचाई और चले गए, कोई भूल गए। तो ऐसा नहीं है कि लोग अच्छी बातें सुनना पसंद नहीं करते। बिल्कुल ये पूरी तरह सही बात है कि लोगों को ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि लोग सुनना क्या पसंद कर रहे हैं। हमारे ऊपर है कि हम क्या उन्हें परोस रहे हैं, क्या उन्हें सुनाना चाहते हैं, और ये अपनी अपनी मानसिकता के ऊपर है। आखिरी प्रश्न मैम आपसे होगा कि एक तरफ हम देखते हैं कि आज पूरे देश में कहीं ना कहीं युद्ध का माहौल बना हुआ है, और अभी भी भारत पाकिस्तान में सीज फायर लागू किया था, लेकिन नहीं हुआ, उल्लंघन कर दिया गया पाकिस्तान की तरफ से। उसी बीच में दिल्ली जो देश की राजधानी है, कहा जा रहा था कि यहाँ सबसे ज़्यादा खतरा है कहीं ना कहीं, और इतनी बड़ी घटना के बाद भी यहाँ पर इतना बड़ा समागम का आयोजन किया होता है और पूरी तरह से सफल कार्यक्रम होता है। इतनी भारी संख्या में कवि जुड़ते हैं, लोग जुड़ते हैं। इस चीज़ को देखने के बाद मैम क्या लग रहा है कि आपने जिस उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम को करवाने की आपने सोचा था, क्या वो उद्देश्य परिपूर्ण हो पा रहा है? बिल्कुल पूरा हुआ, और बहुत सारे लोग आए और दूर दूर से आए, और कार्यक्रम बिल्कुल सफल रहा। मेरे पति खुद फ़ौज में हैं और सर भी फ़ौज में रहे हैं, तो मुझे पता है कि मतलब कि युद्ध का माहौल बॉर्डर पे ही था। यहाँ केंद्र में ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत सारे लोगों को डर लग रहा था कि यहाँ पे शायद माहौल कुछ ऐसा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, और बहुत उत्साह के साथ सारे कवि आए और उन्होंने काव्य पाठ किया, और बहुत ही सफल आज का सम्मेलन रहा। हमारे चैनल के माध्यम से आप जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, उनको क्या सीख देना चाहेंगे या फिर क्या सलाह देना चाहेंगे, जो हमारे युवा कवि हैं या फिर जो भी लोग हैं जो इस कार्यक्रम में ना आ पाए या फिर अगली बार आना चाहते हैं, वो कैसे जुड़ सकते हैं आपके फाउंडेशन से या फिर ऐसे साहित्यिक कार्यक्रम से? मेरा मानना है कि जो अभी नवांकुर हैं, जो अभी नया नया लिखना शुरू किए हैं, हमारा जो हिंदी व्याकरण है और जो शब्दकोश है वो बहुत विशाद है, मतलब काफ़ी विस्तृत है, तो उसको उनको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए और बहुत सारे शब्द ज्ञान उनको होना चाहिए, फिर वो लिखें। वो 100 पेज पढ़ें तो 1 पेज लिखें। और यहाँ से अगर अनन्या फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप बहुत अच्छा लिखते हैं तो उनको हम ज़रूर आमंत्रित करते हैं, ये मंच उनको देते हैं। उसका प्रोसीजर क्या है मैम इस फाउंडेशन? प्रोसीजर ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग इंस्टाग्राम पे भी डालते हैं अपने अनन्या फाउंडेशन के बारे में। जो बच्चे बहुत अच्छा करते हैं तो उनका 2 मिनट का वीडियो मंगाते हैं, तो जो बहुत अच्छे लगते हैं मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। बिल्कुल, देखिए अनन्या फाउंडेशन का साफ साफ कहना है कि अगर आपके अंदर भी कोई प्रतिभा है, आप भी चाहते हैं कि लोगों तक अपनी प्रतिभा पहुंचाना, तो आप बिल्कुल जुड़िए। और ये संस्था नवांकुरों के लिए कार्य कर रही है, आने वाले कवियों के लिए कार्य कर रही है, तो जुड़ रही है हमारे साथ। एक बार फिर से मिलेंगे आपके साथ ऐसे ही साहित्य और संस्कृति की तमाम खबरों के साथ।